तो कल सिर्फ बजट पेश नहीं होने वाला है, कल इतिहास रचा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास रचेंगे, कल पेश करेंगे अपना 9वां बजट पूर्णकालिक वित्त मंत्री। और सबसे बड़ी बात कि उम्मीदें बहुत है इस बजट से, क्योंकि पूरा देश उम्मीद भरी निगाहों से वित्त मंत्री की तरफ देख रहा है कि कल उनके पिटारे से क्या खास निकलने वाला है। खर्चा पानी खास तौर पर कह ले या फिर सस्ता महंगा क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक तरफ ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ आपने देखा यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की, उम्मीदें बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं आपने वैश्विक स्तर पर देखा, तो डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत करना है, तो अपने किसानों को भी खुश रखना है। एग्रीकल्चर को लेकर क्या होगा खास, बिजनेस को लेकर क्या होगा खास, एजुकेशन को लेकर क्या होगा खास, सबकी नजरें हैं। और व्यापारी भी उम्मीद लगाए बैठे कि शायद इस बार उनके लिए कहीं कोई फायदे की बात हो, कहीं कुछ अच्छा हो उनके लिए। ये बड़ी बात है देखिए, और हम इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े, एक बार फिर से परिचय करा देता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े, और हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़े, सपा के प्रवक्ता हैं। शुभेंदु जी आपके पास तो आए, सवाल भी ले ले। मनोज जी आपसे उम्मीद है, विपक्ष में है आप, क्या उम्मीद करते हैं इस बार का बजट कुछ खास होगा, आम लोगों को कुछ मिलेगा या नहीं? निश्चित ही आपने एक बड़ा सवाल पूछा है कि इस बार का बजट क्या खास होगा। तो मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि इस हम्म। बार का खास लोगों के लिए खास बजट होगा हम्म। और आम लोगों के लिए आम ही बजट होगा। क्योंकि इस सरकार ने अब तक जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, उसमें खास लोगों के लिए बड़ी बड़ी सौगातें आई हैं। और इतनी सौगात आई हैं कि मैं नहीं ये कह सकता कि कोई पूंजीपतियों को इतना लाभ कैसे कोई सरकार दे सकती है। हम्म। समाजवादी पार्टी किसी पूंजीपति के खिलाफ नहीं है अनूप जी। हम हम्म। हर व्यक्ति को बराबर दर्जा देने की हिमाकत करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी बात हो जो सबके हित की बात हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कल अगर हम प्री बजट पे चर्चा कर रहे हैं, तो कल सरकार ये बताए कि क्या करेगी, किसके लिए क्या करेगी। हम्म। जहां एक तरफ अमेरिका का दबाव है और टैरिफ का, आप सबको पता है कि लगातार वहां हम्म। के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लाल पीली नीली काली आंखें दिखा रहे हैं। हम्म। और भारत दुनिया में अब अपना व्यापार ढूंढ रहा है कि कहां से व्यापार ठीक किया जाए, जिससे हम्म। कि हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पे ना हो पाए। हम्म। वो अलग बात है कि हमारा ज्यादातर माल तो अभी वो चाइना से ही हमारा आ रहा है। हम्म। चाइनीज ने पूरा भारत का मार्केट छीन रखा है। लेकिन तमाम सारे ऐसे भी अब मुद्दे आ गए हैं जो हमारे देश के जो बहुत पुरातन उद्योग धंधे हैं। हम्म। जैसे हम दूध का काम करते हैं, जैसे हम और फसलों का काम करते हैं, उस पे भी अमेरिका की बड़ी तीखी नजर और भारत नहीं की देखिए, मौजूदा इस सरकार का बात को तो दबाव। आपको भी पता होगा कि दूध और एग्रीकल्चर को लेकर ही अमेरिका से जो डील हो रही थी वो नहीं हो पाई, ये बात शायद आप भी जानते हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ डील हो गई है, क्या इसका फायदा नहीं मिलेगा मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, हम नुकसान में फायदा देखने की कोशिश कर रहे हम्म। हैं। फायदे में नुकसान की बात पे चर्चा होती तो निश्चित तौर पे अनूप जी, हम सब एक बहुत ताकतवर देश बनने की कगार पे पहुंच चुके थे और अब हम्म। तक पहुंच भी जाते। हम्म। लेकिन इन 11 सालों में आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, कहां पे हम खड़े हैं, कहां पे हमारा देश है। हम्म। और सबसे बड़ी बात कि आज तक भारत को कोई घुड़की नहीं दे पाया, कोई देश। मैंने अपने इन 40 दशकों में माफ करिएगा, 4 दशकों में मैंने नहीं देखा कि किसी दुनिया के देश की हिम्मत हुई है जो भारत को घुड़की दे पाए। जबकि हम एक विकासशील देश हैं, हम्म। विकसित देश नहीं है। उसके पीछे बड़ा कारण सिर्फ एक था कि हमारे पास बड़ा बाजार था। हम तमाम सारी चीजों को कंज्यूम करने वाले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। हम्म। चाइना भी उतना नहीं दुनिया की हम्म। चीजों को खपा पाता है जितना हम्म। भारत खपाता है। नहीं तो यही लेकिन तो आज वजह की है, परिदृश्य क्या कंज्यूमर है? कंज्यूमर हमारी पॉपुलेशन यूथ जो है बहुत ज्यादा है, इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें हैं, भारत बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट का फायदा लेने की कोशिश की जा रही है मनोज जी। नहीं, वो मैं अनूप जी हम्म। समझता हूं कि हम्म। फायदा सब लेना चाहते हैं, लेकिन कोई हम पे कुछ थोप नहीं सकता है। पीयूष राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपके साथ शायद कुछ लोग हैं, क्या होगा इस बार बजट में, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग लखनऊ की मशहूर फूड वैली में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह पूरा का पूरा यूथ यहाँ पे रहता है, और हम लोग बात करेंगे। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या कुछ इस बजट में आ सकता है, उनकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या कुछ मांगे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ यहाँ पे डीके तिवारी जी हैं, फूड वैली के जनरल मैनेजर हैं। सर, आप जैसे एक इतनी शानदार फूड वैली, इतने लोग आते हैं, क्या कुछ आप लोगों की एज अ बिजनेस पर्सनैलिटी क्या कुछ है? जी, पहले तो फूड वैली जो है ये अपना लखनऊ का एक फेमस एंड हब है, जहाँ पे हर प्रकार के व्यंजन और लोग सुकून पाने के लिए आते हैं। इस बजट में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो यूथ के लिए हो, और समथिंग मतलब कुछ नया लेके आए जिससे यूथ को और प्रोत्साहन मिले। एंड शिक्षा प्रणाली पे थोड़ा जोर हो, और तो कुछ खास नहीं, बस शिक्षा। और आप यूथ के लिए बिजनेस रोजगार की बात कर रहे हैं, आप लोगों से कुछ बात करेंगे कि जिस तरीके से यूथ रोजगार की मांग करता है, चीजें जो महंगी हो रही हैं, पढ़ाई, रोजगार, इन सब चीजों के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, जिस हिसाब से टैक्स पेयर पैसा खर्चा कर रहा है उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स बना रही है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जितना अच्छे से हो सके वो एक फोरम है जहां पे सरकार को वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि एज अ टैक्स पेयर हम देश के लिए कर रहे हैं, बट फोर एंड पे और बैक एंड पे जहां पे चीजें आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वहां पे चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत अच्छे से। इस बजट से क्या मांग है? इस बजट से तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने अपने लेवल पे लोगों को होती हैं सभी को। हमें अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं एजुकेशन सेक्टर और बाकी चीजों पे ध्यान दिखाना चाहूंगा गवर्नमेंट का। जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, आई थिंक उन्हें आना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी थोड़ा आगे बढ़ के, जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं थोड़ा और अच्छे से उसको करिकुलम में लाना चाहिए जैसे बाकी कंट्रीज में हो रहा है, ताकि वहां से भी बच्चे उठ के प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में आके अच्छा काम कर सकें। वहीं से यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता है। आपसे हम बात करेंगे, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप क्या कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे? सर, अभी तो मैं एजुकेशन चल रहा है मेरा MBA, और मेरे इस बजट से मेन फोकस है सरकार को जो R&D है डिफेंस में उस पर बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे साथ देख सकते हैं जो हमारी एडवर्सरीज है, एक तरफ है चाइना हो गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान हो गया, और जो नई एडवर्सरीज आ रही है बांग्लादेश, उनसे अभी खतरा बढ़ रहा है। तो जैसे कि पिछले बार जो रिसर्च एंड डिफेंस का बजट होता था वो कम होता था, पर इस बार बढ़ाना चाहिए। जैसे कि सरकार की नई नई स्कीम आ रही है एमका को लेके, या तेजस मार्क 2 गया, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा तो आने वाले समय में हमारे इंपोर्ट जो होंगे वो डिफेंस की वो भी कम होगी, और मेक इन इंडिया को और प्रमोशन मिल पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी डिफेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करे, R&D का बजट बढ़ाए, और टैक्स पेयर को थोड़ा बेनिफिट देने का काम करे सरकार। बिल्कुल तो पीयूष, अच्छा देखिए हर आदमी की अलग अलग उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा कल वित्त मंत्री को, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा, युवा अलग सोच रहा है, व्यापारी अलग सोच रहे हैं, तमाम लोग अलग अलग सोच के साथ सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल क्या निकलेगा पिटारे से। वापस लौटेंगे पीयूष आपके पास, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, एक बार फिर परिचय करा दो। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी के, ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, और प्रकाश चावला आर्थिक पत्रकार हैं, देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास ही आता हूं। प्रकाश जी, तमाम लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमारे साथ ये होना चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन इस बार का बजट आपको क्या लगता है, एज आप आर्थिक पत्रकार हैं, क्या लगता है किस पर फोकस सबसे ज्यादा होगा? मैं आर्थिक पत्रकार हूँ, लेकिन मेरे फेवरेट हिंदी के लेखक हरिशंकर परसाई जी जी की एक व्यंग है, अपनी अपनी बीमारी। जी। तो उसमें चंदा जो इंसान लेने जाता है हम्म और उसके सामने जो चंदा देने वाला होता है, हम्म और वो बोलता है भाई अरे टैक्स हम आपको क्या दे, हमारे को तो टैक्स की मार खा गई। तो जो चंदा लेने वाला होता है, यार ये तो इस ब्रैकेट में है कि तो टैक्स देता है, हम्म तो यार कभी मेरे को भी मौका मिले मैं भी टैक्स दूं, मैं भी इतना इंसान ऊपर उठूं ताकि मैं भी टैक्स की ब्रैकेट में आऊं। तो अपनी अपनी बीमारी है, तो अपनी अपनी बीमारी के हिसाब से इंसान सरकार की तरफ देखता है कि भाई आप हमें हमारा हमारा निदान कीजिए। अब मैं आप बताता हूँ कि हमारा जो बजट 2026-27 का है, किस परिप्रेक्ष्य में आने वाला है। जी परिप्रेक्ष्य समझिए, हमारा जो बीमारी जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं अपनी अपनी बीमारी, उसमें कौन कौन है? उसमें हमारा रुपया है, रुपया दड़ा नीचे गिर जा रहा है। जी। तो कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हम्म ऐसे कदम उठाएंगी जिससे हमारा जो फॉरेन आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल का वो रुके हम्म और आए।
जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको बोलते जी। हैं स्टॉक मार्केट के, हम्म। वो 2025 में 19 बिलियन डॉलर यहाँ से लेके, जो स्टॉक मार्केट कर रहा है शेयर, तभी तो शेयर मार्केट काफी की हालत हालत पतली है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनवरी महीने में ही 4 बिलियन डॉलर गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये, और उसी का इम्पैक्ट आपके रुपए पे पड़ता है। जब डॉलर की आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो डॉलर की जो रेट है बढ़ रहा। और ये देखिए, डॉलर पिछले 2 दिन छोड़ दीजिए, वरना डॉलर सब करेंसीज के खिलाफ कमजोर हो रहा है। बिल्कुल और जाहिर है। हाँ। कमजोर होता हुआ डॉलर हमारे रूपीस पे भारी पड़ रहा है। तो समझिए, तो एक बड़ा चैलेंज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इस इश्यू को एड्रेस करेंगी, और काफी तरीके होते हैं एड्रेस करने के। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिसी के चलिए, लेवल कोई पे। ठोस उपाय इस पर होगा। मैं सर आपके पास वापस लौटूंगा। प्रकाश जी, ईशान त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस के। ईशान जी, क्या उम्मीद है? आपने सुना प्रकाश जी कह रहे हैं कि डॉलर और रुपये का क्या हाल है, आप देख रहे हैं, लेकिन कल के बजट में अगर हम आपसे पूछें क्या लगता है आम आदमी को क्या मिलेगा, किस सेक्टर्स के लिए सबसे खास होगा, वो आपसे जानना चाहेंगे। अनूप जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी जो प्रकाश चावला जी ने बोला, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये मैं जब देख रहा था, इस डिबेट के लिए आरएनडी कर रहा था, तब मैंने भी देखा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो 19 बिलियन डॉलर पिछले एक वर्ष में, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, उसमें वो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें से निकाल चुके हैं। सिर्फ जनवरी में उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि 4 बिलियन डॉलर अपने देश से बाहर जा चुका है पैसा। तो इस पे सरकार को यकीनन ध्यान देने की जरूरत है। आपने बोला कि सरकार क्या लेकर आएगी, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए, मैं चाहता हूं कि ये सरकार, जो कि मैं इसकी बड़ी सराहना करता हूं कि हेडलाइन मैनेजमेंट में सरकार बहुत अच्छी है। हेडलाइन मैनेजमेंट में एकदम हीरो और आउटपुट में एकदम जीरो। तो अगर हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़ के सरकार आउटपुट पे फोकस करना शुरू करे, जो एक हमारा आम वर्ग के गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचना शुरू करे, तो यकीनन ये बजट बहुत अच्छा हो सकता है। अब आइए पहली बात पे। देखिए, पहली बात ये है, मैं चाहता हूं कि जो देश की मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह का वादा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि मेक इन इंडिया हम लागू करेंगे, और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगभग 17% हुआ करता था जीडीपी का, जब हम छोड़ के गए थे सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो एक वादा किया गया था कि 2022 तक उसको 25% करने का ये सरकार काम करेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उससे सबसे ज्यादा जॉब हम क्रिएट कर सकते हैं। युवा जो हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा अगर नौकरियां मिल सकती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग से मिल सकती है, और मिलनी चाहिए, क्योंकि चीन जैसा जो देश है, जो हमारा दुर्विरोधी है और हमारा पड़ोसी भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग में इस समय सबसे आगे, और हम देख रहे हैं कि उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। और आज जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, वो लगभग लुढ़क के 12% पे आ गया। तो मैं चाहता हूं कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग में ईज ऑफ बिजनेस को लागू करे। जिस तरह से जीएसटी में खामियां थी, उनको कोशिश करी गई है ठीक करने की, और मैं चाहता हूं कि उनको और आगे दुरुस्त किया जाए, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड पे ठीक हो। अभी मैं एक युवा को सुन रहा था, और क्योंकि मैं स्वयं एक इंजीनियर हूं अनूप जी, तो मैं ये जानता हूं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो साइबर सिक्योरिटी है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है एक देश की अर्थव्यवस्था पे, देश की जो हमारा डिफेंस का सेक्टर है उस पे। क्योंकि आने वाली जो लड़ाइयां होंगी वो सिर्फ गोलियों से, बारूद से नहीं लड़ी जाएंगी, वो टैंकों से और मैं ईशान जी, मैं इसी पर आने भी वाला था, क्योंकि आम आदमी महंगा और सस्ता ही सोचता है, लेकिन आज महंगे सस्ते से आगे हमें सोचना है। जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है, जो वैश्विक स्थिति है उसके हिसाब से भी हमें सोचना होगा कि भाई उसी पे एक बिल्कुल हमें थोड़ा आगे बढ़कर सोचना है। जी आप बताएं। बिल्कुल, मैं उसी पे बात करना चाह रहा हूं कि जो बड़े देश हैं, मैं अपनी देश की तुलना, देखिए पूरी डिबेट में मैं अपने देश की तुलना ना पाकिस्तान से करूंगा, ना बांग्लादेश से करूंगा, ना नेपाल से करूंगा, ना म्यांमार से करूंगा। ये जो पंगु देश हैं, इनसे मैं अपनी तुलना नहीं करूंगा। मैं अपने देश की तुलना करूंगा फ्रांस से करूंगा, जर्मनी से करूंगा, ब्रिटेन से करूंगा, यूएसए से करूंगा, चाइना से करूंगा, और जो साउथ कोरिया जैसे देश है उनसे मैं अपने देश की तुलना करूंगा। ये सभी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हाईली इन्वेस्टेड हैं। अगर आप आज इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 साल बाद जाके आपको नतीजे दिखने शुरू होंगे। चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये सरकार बोलती तो है कि हम चिप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चिप बता दीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स रन करने के लिए LLM
एलएलएम क्योंकि एक टेक्निकल टर्म है, मैं इसको बार यूज नहीं करना चाहता आपके दर्शकों के लिए। एलएलएम मॉडल्स हम सब इंपोर्ट करते हैं, चिप्स हम सब इंपोर्ट करते हैं, एक भी चीज हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती। मैं चाहता हूं कि हालांकि देश ये की बात तो सरकार कही जा रही इस है पे कि चिप फोकस अब हमारे बढ़ाए। यहाँ बनेगा और बहुत सस्ता भी बनेगा। मैं वापस आऊंगा हमारे मेहमानों के पास में, देवनाथ भी जुड़े हमारे साथ। देवनाथ का रुख कर लेते हैं क्योंकि देवनाथ लोगों के साथ है, व्यापारियों के साथ है। देवनाथ, बहुत सारी बातें व्यापारियों ने बताई और पॉलिटिकल लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। सबकी अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन आप जिन लोगों के साथ हैं वो भी बहुत सारी बात कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या लगता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 2 लाइन का एक शेर है कि हम तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और इनके चेहरे पर देखिए मुस्कान तैर गई है इस शेर के। यानी ये सरकार पर मरते हैं, ये सिस्टम पर मरते हैं और ये चाहते हैं कि देश मजबूत हो, लेकिन क्या सरकार इनके लिए कुछ कर पा रही है या मार ही डालेगी, इस तरीके की सोच है। बताइए सर, ये जो मैंने कहा है इसको थोड़े आगे बढ़ाएंगे। हमारा व्यापारी आर्थिक तंत्र का आर्थिक वीर, ईमानदार, कर्मयोगी नागरिक है। इसको हमारी लाला गद्दी के थ्रू वितरण को संभाले हुए है। मेरी सरकार दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि हमारे ऑनलाइन की जो मार पड़ रही है व्यापार को, हमारी लाला गद्दी खत्म हो रही है। आज की डेट में देश पे कब्जा नहीं होगा, आर्थिक तंत्र पे कब्जा होगा। उससे अपने हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, व्यापारी कल्चर है, लाला गद्दी को बचाएं। यही मैं सदर व्यापार फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूँ। देखिए अब दूसरी बात सुन लीजिए। ये बताइए, ये गद्दी बचाने की बात कर रहे हैं, सरकार तो कह रही है हम देश बचा रहे हैं, हम देश को आगे ले जा रहे हैं। आप लोग छोटा क्यों सोच रहे हैं भाई, बड़ा सोचिए ना। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इतने आजादी के समय होने के बावजूद भी आज हम बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। अरे इस देश में माचिस नहीं बनता था, आज हम मिसाइल बना रहे हैं। कहाँ है आप देखिए, सब कुछ बना रहे हैं मगर सड़कें नहीं बना रहे, यूरिन नहीं बना रहे, बाथरूम नहीं बना रहे। महिलाओं के लिए जो महिलाएं यहाँ पर खरीदारी आती है, हमें शर्म आ जाती है जिस प्रकार वो कहते हैं यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है। जिस प्रकार यहाँ पर सुंदर होने चाहिए मार्केटें, यहाँ पर अफसरशाही इतना हैवी हो चुका है, अब एक्सपेक्टर राज इतना हैवी हो चुका है, वो व्यापार करने ही नहीं देता व्यापारी। इनसे थोड़े युवा है, थोड़े आइए इधर, आप बताए, बैठ जाइए। मन में क्या चल रहा है, कुछ रसगुल्ले फूट रहे हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कह चाहता हूँ, वित्त मंत्री जी, एक व्यापार का नियम है, कम मुनाफा अधिक व्यापार। जितना कम टैक्स उतना अधिक आय सरकार की होगी और उसको धरातल पर उतर के व्यापारियों को दें। एक मार्केट डेवलपमेंट फंड बना करके व्यापारियों को दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है व्यापारियों के लिए। पहली बात, सुरक्षा की गारंटी दी गई है। आप जो है अपराध देखिए कम हो गए, बहुत सारी चीजें सरकार ने की है। सर की बहुत कुछ है, लेकिन वो कागजों में, धरातल पे आके दिखाइए ना। मेरे बाजार में चलिए, सड़कों पे चलने की जगह नहीं है, लोग दुखी हैं, ट्रैफिक जाम है, रोज जेब कतरी होती है। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सुविधाएं? अनुप, एक बात जो मैंने महसूस किया कि मुझे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 30 से 40 मिनट लगे हैं। सदर मार्केट का यही हाल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या छोटी चीजें गौड़ हो गई हैं? क्या सड़कें नहीं बनाई जा रही है? और फुटपाथ पर अगर दुकानें सज जाती है तो क्या मतलब है इसका? और उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल बजट पेश होगा तो क्या इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाएगी, और यह भी कि जो ये चाहते हैं क्या वो मिलेगा। और एक और खास बात कि ये जो खुदरा व्यापारी या बड़े व्यापारी हैं जो देश के लिए अपना सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं, सरकार इनके दर्द को, इनके मर्म को समझेगी। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल देवनाथ, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत हैं इस बजट से, और इस उम्मीद पे कितना खरा उतरेंगे वित्त मंत्री ये कल देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा आपसे हो रहा है शुभेंदु जी। ईशान जब आए डिबेट में तो ईशान ने कह दिया कि हमें आगे सोचना चाहिए, हम सोच रहे हैं कि क्या कम क्या ज्यादा, क्या सस्ता क्या महंगा, लेकिन हमारी स्थिति बहुत अलग है। जो पूरे वर्ल्ड के हालात हैं आप देख रहे हैं, जियो पॉलिटिकल जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है, हमें यहां भी सोचना है, एआई को लेकर भी सोचना है। लेकिन ईशान का आरोप यह है कि अगर हम अभी ये सोच रहे हैं तो 10 साल बाद प्रोसेस होगा, तो अभी क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ? देखो, एक अच्छी बात है कि ईशान थोड़ा पॉजिटिव है। अभी जो यश जी थे तो पूरे नेगेटिव थे। यश ने तो कहा कि हमारे कुछ दोस्तों को हमने ऑर्डर दे दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाई अभी तेलंगाना में पिछले साल
12,400 करोड़ रुपए का ऑर्डर आपने खुद आपकी सरकार ने अडानी को दिया है, इसलिए यहाँ चैनल पे ऐसी बातें मत किया करें। जो जो जिस प्रोजेक्ट के लिए, जो उस एमओयू के लिए बेस्ट होगा उसको सरकारें देती हैं, पर चैनलों पे आके आप इस तरीके की बातें करते हैं तो गलत हो जाता है। फिर भी मैं वापस आता हूँ, पहला अभी आप लोगों में से यश ने कहा रुपीज डिवेल्यूशन की बात करी थी, रुपए जो गिर रहा था, और एक बेसिक रूल है कि इंपोर्ट कम हो एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो रुपए को ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता हूं कि 6.01% से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लगातार, और यदि हम पिछले 11-12 सालों में देखेंगे तो लगातार ये बढ़ा है, कभी कम नहीं हुआ, कभी एक्सपोर्ट डेफिसिट खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं गया। दूसरी बात, इंपोर्ट में हम कर क्या रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है ईशान, आप समझो कि ऐसी चीज है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने पहले आप इंपोर्ट करते थे खाली वो सामान जो बेसिकली नॉर्मल कंज्यूमेबल्स हुआ करते थे, जैसे होली दिवाली के रंग ये वो, अब वो नहीं हो रहा है। अब मशीनरीज आ रही हैं, स्पेशल मिनरल्स आ रहे हैं, स्पेशल केमिकल्स आ रहे हैं जो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रही हैं, और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, यहाँ की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल चीजें भारत में आ रही हैं। ये वही भारत है जहां पर एक मोबाइल नहीं बनता था, आज वही हम समय के साथ शुभेंदु जी, हम समय के साथ विकसित हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन सवाल है कि समय के साथ जिन चीजों को बदल रहे हैं, नियमों में भी कहीं ना कहीं बदलाव होने चाहिए। ईशान, बहुत सारी बातें की हैं, शुभेंदु शेखर ने बताया कि भाई हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन आप शायद कुछ सवाल करना चाह रहे थे। अनूप जी, शुभेंदु जी कह रहे थे कि हम कुछ इंपोर्ट नहीं करते थे और अब आज हम मशीनें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं शुभेंदु जी की थोड़ा ज्ञान को दुरुस्त कर देता हूं कि जब हमारा देश पैदा हुआ था तब हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था, वो भी इंपोर्ट करना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी की सरकार, देखिए देश की सरकार होती है, ना कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। देश की सरकार ने जिस समय कांग्रेस पार्टी हम सरकार में थे, हमने उसके बाद हमारे जो किसान हैं उनके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन करने का काम किया, एक व्हाइट रेवोल्यूशन देश में आया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस देश में सेटअप हुए, मशीनें भी इंपोर्ट हुई, विमान भी इंपोर्ट हुए, मिसाइल्स भी इंपोर्ट हुई। फिर धीरे धीरे हमने कंप्यूटर भी, जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी थी वो राजीव गांधी जी के समय हम देश में लेकर आए। तो धीरे धीरे जो देश का जो एक ढांचा है उसको मजबूत करने का काम किया। मैं ये कहता हूं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये बोलेंगे कि जो अनस्टेबिलिटी चल रही है पूरे विश्व में, इसकी वजह से एफडीआई गिर रहा है। लेकिन अनूप जी, डेटा ये कहता है, और सरकारी डेटा, मैं अपना डेटा कहीं से नहीं लेकर, तो सरकारी डेटा ये कहता है जो एफडीआई है वो पिछले 5 वर्षों से गिरता ही आ रहा है। 2019 से एफडीआई नीचे गिरता हुआ आ रहा है। अब आइए दूसरी बात पे, सबसे महत्वपूर्ण बात पे, हमारे जो की सेक्टर्स हैं, डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। जो डेवलप्ड देश हैं पूरे विश्व में, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया, ब्रिटेन हो गया, वो एजुकेशन में, जैसे साउथ कोरिया जैसा देश है, वो 5.1% स्पेंड कर रहा है। हम कितना कर रहे हैं एजुकेशन में? 2.54%, उसका आधा ही करने का काम कर रहे हैं। हेल्थ जो हो गया, हमने देखा कोविड महामारी में किस तरह से पूरी जो हमारा जो स्वास्थ्य की अर्थव्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो चरमरा गई थी। उसके बाद जो हेल्थ है उसमें यूएस स्पेंड कर रहा है 17%, चाइना स्पेंड कर रहा है 5%, फ्रांस स्पेंड कर रहा है 10%, और हम कितना कर रहे हैं उसमें? हम हेल्थ में कर रहे हैं 1.94%। यही तमाम चीजें तो सोचना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यही सोचना है। आप पूरा डेटा लेके बैठे और मैं जान रहा हूं आप इस पर सवाल भी कर रहे हैं, जायज सवाल है। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज शायद कुछ कहना चाह रहे थे, आप इत्तेफाक रख रहे हैं, ईशान जो कह रहे हैं तमाम सवाल उठा रहे हैं। मनोज जी, निश्चित तौर पे बहुत सारी बातें डिबेट में आ गई, पब्लिक ओपिनियन भी आ गया। एक मुहावरा है, उसको आपने अनूप जी सुना होगा, पैनल में बैठे सबने सुना होगा, भैंस के आगे भीन बजाए और भैंस कड़ी पगुराए। मैं त्यागी जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि शिक्षा जैसे मुद्दे को बीजेपी की सरकार के सामने रखना चाहिए, कदाचित नहीं, कभी गलती से भी मत रखिए। वो भैंस वाला और पकड़ाने वाला बिल्कुल सटीक मुहावरा है बीजेपी के लिए। आप एजुकेशन की बात बीजेपी से मत करिए ना, वो उसके एक्सपर्टीज नहीं है।
और ना कभी रहे ना कभी होंगे। ये मैं आपको बहुत चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और भी अब बजट कम होगा एजुकेशन पे, क्योंकि जब निरक्षर रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अडानी और बीजेपी का व्यापार। चलिए यहाँ तो चीजें थोड़ी अलग है। मैं वापस आऊंगा आपके पास मनोज जी। प्रकाश सर हमारे साथ है, प्रकाश चावला सर। जो बातें हो रही हैं आप सुन पा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, आम लोगों की बातें भी हो रही हैं, तमाम चीजों पर बात हो रही है। लेकिन आपने जो बात कही रुपए डॉलर की चीज, इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो आम आदमी को चाहिए कि भाई कल इस पर फोकस करे वित्त मंत्री? आम आदमी को देखिए, जो मैंने रुपए की बात करी थी उसका असर आम आदमी की जिंदगी में पड़ता है, क्योंकि आम आदमी को अपने बच्चे विदेश भेजने होते हैं एजुकेशन के लिए, महंगा डॉलर खरीदना पड़ता है। और जो हमारा इंपोर्ट है, हम लोग इंपोर्ट इवन एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी मात्रा में करते हैं। और ये कितनी सही बात नहीं है कि हम अपने मुल्क को एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोलते हैं और हम एडिबल ऑयल पूरा सेल्फ डिपेंडेंट अभी तक नहीं, हम उसमें भी इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हमारे एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, जैसे हमारा तकरीबन 80% इंपोर्ट करते हैं। हमारा पूरा जो हमारा क्रूड ऑयल है, हमारी जो जरूरत है उसका 80% इंपोर्ट करते हैं। तो हमको डॉलर तो चाहिए ही चाहिए। तो डॉलर चाहिए, तो डॉलर महंगा होगा तो उसका असर पैसा कौन देगा? आम आदमी देगा। तो एक तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इस इशू पे कुछ ना कुछ कदम लेंगी, सो दैट हमारा जो डॉलर का इनफ्लो है, मतलब हार्ड करेंसी का इनफ्लो, कल प्रकाश सर शायद कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। हमें उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें हो रही है। ईशान शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। ईशान, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, शुरुआत आपसे, फिर जवाब मैं शुभेंदु शेखर से लूंगा। बिल्कुल अनूप जी, देखिए मैं बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जी, क्योंकि सारे देश हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। 2014 में जब हमारी सरकार गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और मनमोहन सिंह जी बाहर गए, तो जो देश पे कर्जा था वो लगभग 55 लाख करोड़ का था। 2024 आते आते जो देश पे कर्जा है वो 155 लाख करोड़ का हो गया है, 3 गुने से ज्यादा का। तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार इस दिशा में भी काम करे कि जो देश पे कर्जा है वो कम हो। एक बच्चा जब देश में पैदा होता है तो लगभग उस पे जो कर्जा होता है वो 1 लाख रुपए का कर्जा तो वो लेके पैदा होता है। फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई होती है, उसके माँ बाप अपना घर गिरवी रख के, अपने गहने गिरवी रख के उसको कॉलेज भेजने का काम करते हैं और उसको नौकरी नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूं सरकार कर्जा कम करने पे भी काम करे, क्योंकि कई हमारे जो ऐसे प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया जहां से मैं आता हूं, 8.60 लाख करोड़ का कर्जा है वहां पर। महाराष्ट्र में लगभग 7.25 लाख करोड़ का कर्जा है वहां पर। बंगाल में 7.25 लाख करोड़ कर्जा है वहां पर। राजस्थान पे 6 लाख करोड़ का कर्जा है। आंध्र प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो सरकार को एक तो इन प्रदेशों के लिए भी सोचना चाहिए, जो उनका जीएसटी बकाया होता है उसको समय पे देना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि जो देश पे कर्जा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जीएसटी बकाये को लेकर, जो विपक्षी सरकार है, विपक्षी जहां विपक्ष की सरकार है। शुभेंदु जी, आप ही पास आ रहा हूं भाई, बकाया नहीं जाता है और ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं, तो भाई प्रदेश कैसे ग्रो करेगा, कैसे विकास कर पाएगा? ईशान जी ने कहा कि 55 लाख करोड़ का कर्जा था, बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया। जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे जीरो थे। जो आप 3 किलोमीटर पर डे रोड बनाते थे, हम 90 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। और जब भी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होगा, मैं अपना घर बनाऊंगा तो हम कर्जा लेके घर बनाएंगे, फिर हम उसको इंस्टॉलमेंट देते हैं, और यही दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आएगा। आज जो पैसा खर्च हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, जिससे कि दूसरे देश की एफडीआई इंडिया में आए, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, मशीनरी ठीक हो। और इसीलिए 3 किलोमीटर से 90 किलोमीटर की जो हमारा सफर है, ये इनको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं मानता हूं कि ये कर्जे की बात को लेके ऐसी बातें कर रहे हैं, पर इनको ये नहीं मालूम कि जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी तो पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग सबसे ढीली ढाली होती थी। लोग कहते थे गिरी हुई अर्थव्यवस्था, और आज की तारीख में विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज। मैं वापस आऊंगा शुभेंदु जी। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे। मनोज जी, क्या आपकी सरकार, आपके सहयोगी की सरकार थी, आप विपक्ष में थे, चाहे उस समय सरकार थी, क्या गिरी हुई अर्थव्यवस्था थी? एक मौका दीजिए रिस्पॉन्ड करने के लिए 10 सेकंड है कि बीजेपी के प्रवक्ता पे मैंने इतना तीखा हमला किया, बीजेपी की सरकार पे हमला किया, एजुकेशन सिस्टम पे हमला किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया, और ज्ञान बता रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है भारत में। तब तो भारत में सड़क ही बन रही होगी और कुछ तो होगा ही नहीं।
मैं बता दूं भाई कौन सी सड़क बन रही है, किस तरह की सड़क बन रही है, और इतना कर्ज लेके सड़क बनाने की जरूरत क्या है? व्यापार तो भारत में पहले भी हो रहा था। हमारी अर्थव्यवस्था तब सबसे मजबूत थी जब दुनिया में रिसेशन आ गया था। अनूप जी, दुनिया में रिसेशन आया था तो मुझे अच्छे से याद है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था। नौकरियां भारत में मतलब एक छोड़ो 3 मिलने को तैयार थी जब दुनिया महाशक्तिशाली देश, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूपीए 2। आज ये पूछ रहा हूं कि एक आदमी के पास दूसरी नौकरी की व्यवस्था नहीं है। आप भी अनूप जी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही काम कर रहे हैं, जल्दी पैकेज न बढ़ने वाला। हाँ, और हम लोग एक साल में 2 बार जंप मार जाते थे उस 2010 से पहले के भारत में। लेकिन आज की परिस्थितियां क्या कह रही हैं? आज की परिस्थितियां ये कह रही है कि एक व्यापारी को बढ़ाने के लिए जो सरकार काम कर रही होगी, उस देश के बजट पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं वापस आऊंगा मनोज जी, वापस आऊंगा आपके पास। पीयूष हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। पीयूष, आप तमाम लोगों से, युवाओं से ही बात कर रहे थे। लखनऊ के लोग और क्या सोचते हैं, उम्मीदें क्या है उनकी कि निर्मला सीतारमण कल 9वीं बार जब बजट पेश करेंगी तो उनके लिए क्या खास होगा? जी देखिए, उम्मीदें कुछ इस तरह से हैं कि युवाओं को चाहिए कि थोड़ा हेल्थ पे खर्चा हो, एजुकेशन के लिए बजट का अलॉटमेंट बढ़े, और जो तमाम जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एआई पे खर्चा हो, क्योंकि नए दिशा में जब यूथ जाना चाहता है तो उसको नई नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो उस फील्ड में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो, कई सारी कंपनियां आए, उनके लोकल शहरों में भी आए, ना कि जब बड़े बड़े शहरों में रह जाएं। तो जैसे लोगों को माइग्रेशन कम हो छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ, तो बहुत सारी उनकी चिंताएं थी। जॉब को लेके थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों की तनख्वाह उतनी की उतनी है। तो कुछ चीजें ऐसी आए कि उनकी जेब पे जो असर ना पड़े, और जो तमाम जो घरेलू चीजें हैं, जो बाकी रोजमर्रा की जो जीवन है, जो पेट्रोल डीजल के जो खर्चे हैं, तमाम ऐसी चिंताएं थी कि हर चीज पे कम से कम थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया जाएगा तो धीरे धीरे करके उनको आगे एक बड़ी राहत मिल सकती है। चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा पीयूष। हमारे साथ देवनाथ भी जुड़े हैं। देवनाथ, लोग उम्मीद तो बहुत कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारी जेब भरे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बजट ऐसी चीज है, जेब भरेगी तो नहीं, कट जरूर सकती है, थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, भर नहीं पाएगी जेब शायद। और नहीं, उम्मीद बहुत सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सड़कें सिर्फ बनाए, लेकिन इन सबके बीच ये भी बड़ा सच है कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये भी समझना पड़ेगा कि देश भर में नहीं, दुनिया भर ने भारत की प्रगति का लोहा माना है। आज भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए ये कहना कि नाउम्मीदी है, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यापारियों से लेकर किसानों से लेकर के आम आदमी की तमाम सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के बीच जो तस्वीर है वो बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छी तस्वीर है, कोई निराशावादी तस्वीर नहीं है। बस यहां पर यह है कि सही व्यक्ति को सही जगह सही अनुदान मिल जाए, सही बजट का मतलब क्या है, घर कैसे चले, देश कैसे चले, ये देश कैसे चलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, हमारे साथ बहुत देर से आप जुड़े हुए हैं, सरकार ने बहुत सारे काम भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या नाउम्मीदी इतनी ज्यादा बढ़ गई आप लोगों की, या सच में सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ और बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, हम सरकार पे कभी दोष नहीं देते, हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि कारण क्या है, अगर सरकार कोई गलत काम कर रही हो तो इतना हम लोग तरक्की भी नहीं कर पाते। आज ये है कि हमें और जो चीजें, बुनियादी चीजों की जरूरत है, वो हम हमेशा बजट में कोई ना कोई कमी पेशी होती है बताते हैं। जैसे घर में एक बजट तैयार किया जाता है कि अब आगे आने वाले समय में हमें क्या करना है, उसी प्रकार ये हमारा देश का बजट है। हम अपनी चीजें अपने देश के वित्त मंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को नहीं बताएंगे तो उनको वहां तक आवाज कैसे जाएगी? एक और बात जो है, जब बात घर की हो रही है तो हमारी तुलना, अभी पैनलिस्ट ने कोई थे कह रहे थे कि हमारी पाकिस्तान से तुलना नहीं, हमारी बांग्लादेश से नहीं है, हमारी नेपाल से नहीं है। ये बात समझिए कि भारत का दायरा कितना बड़ा है, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में आज भारत के लोग, भारत की अर्थव्यवस्था सबका ध्यान खींच रही है। इसलिए तस्वीर कहीं नकारात्मक नहीं है, तस्वीर बहुत शानदार है, तस्वीर बहुत अच्छी है, बस सही तरीके का लोकेशन। एक और बात देवनाथ, उम्मीद पर ही दुनिया है, और उम्मीद भी ये पूरी देश यही कर रही है, कल जो पिटारे से निकलेगा उनके भरोसे के लायक होगा। प्रकाश चावला हमारे साथ आर्थिक पत्रकार जुड़े हुए। प्रकाश जी, जो तमाम बातें हो रही हैं आप सुन रहे हैं तमाम चीजों को, लेकिन ये ऐसा बजट है देश का कि इससे डिपेंड करता है आपका घर का बजट कैसा होगा, आपके पढ़ाई का बजट कैसा होगा, आपका मेडिकल बजट कैसा होगा, तमाम चीजें डिपेंड करती हैं। तो घर के लोग एक आम गृहिणी की नजर से अगर देखें, फिर आप एक घर वाला जो जिसे घर चलाता है, जो शख्स चलाता है, उसके नजर से देखें तो क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए अभी? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरे पॉलिटिकल लीडर्स दोस्त बैठे हैं, तो इनका जो रेटोरिक है ना,
वो एक दूसरे पे वो नॉर्मल सी चीज है। मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको थोड़ी सी ब्रॉड पिक्चर से नहीं, बताऊं। बिल्कुल, आप पूरी बात बता दें। हाँ, मेरी बताइए, क्योंकि देखिए मैं तो ये इनका प्रोफेशन है, लेकिन मेरा भी एक प्रोफेशन है, तो मैं जो चीजें समझ रहा हूँ, मार्केट को देखता हूँ, आम तौर से वही बता रहा हूँ। तो ये बजट जो है तकरीबन तकरीबन 52-53 लाख करोड़ खाली बजट है। मतलब आप ये देखिए, सरकार के डिस्पोजल पे पिछले साल कोई 51-52 लाख करोड़ था। जाहिर बात है 8-9% तो बढ़ेगा ही उसमें। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा सरकार के डिस्पोजल में है। अब इसका आम आदमी की जिंदगी में डॉलर तो एक बात की, उसके अलावा भी चीजें हैं जो सरकार, हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसे अभी आपने ट्रेडर्स से बात करी, अब ट्रेडर्स की सबसे बड़ी, हमारे यहाँ हम बहुत कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आप बैंक ब्रांच में नियर अबाउट चले जाइए, बैंक ब्रांच, जन धन अकाउंट्स बड़े खुले हैं, बड़ा उसमें काम हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम ट्रेड की बात करते हैं। मुझे अगर करंट अकाउंट खोलना है, मेरे को 10 तरह के पेपर चलाना। मुझे अगर करंट अकाउंट खोलना है, मुझे जीएसटी का नंबर लेना है, जीएसटी नया रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें दिक्कतें होती है। मुझे टैक्स की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, उसमें दिक्कत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है और बढ़े, है ना, तो हम अब आप देखिए, हम लोग तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तीसरी और दूसरी के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और दूसरी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर की है, हम 4 ट्रिलियन डॉलर की है। पहली इकोनॉमी 32 ट्रिलियन डॉलर की है। आप समझे ना समझे? तो ऐसी गैप बहुत लंबा है सर, बहुत लंबा गैप है। बहुत गपमा गया है। तो हमको ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया चीज है, अच्छा लगता है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कोई डाउट नहीं। मैं तो मतलब एक तरह के डिस्पैशनेट तरीके से बात कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, ये कुछ एक चीजों का ध्यान दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसमैन को, ऑनलाइन को कि अगर थ्रेट आ रही है ट्रेडर्स को, तो ऑनलाइन को थोड़ा रेगुलेट कीजिए, थोड़ा रेगुलेट कीजिए। आप बंद नहीं कर सकते किसी चीज को। अब ये विशफुल थिंकिंग है कि बंद कर देंगे। आफ्टर ऑनलाइन में भी तो हमारे भाई लोग लगे हैं ना, वो भी हमारे एंटरप्रेन्योर, रोजगार है, वहां से भी जाते हैं। उसको रेगुलेट कीजिए। फिर आप जो हमारे जो टैक्स व्यवस्था है, उसमें सेविंग को प्रमोट कीजिए। ठीक है, नई स्कीम इनकम टैक्स की थी, पुरानी आई, नई स्कीम में एग्जम्पशन बिल्कुल बंद कर, तो आप सेविंग को प्रमोट कीजिए, लोगों को प्रमोशन कीजिए। और उस हिसाब से आप, जब रिजर्व बैंक फैसला लेता है इंटरेस्ट रेट कम करने का, आप धड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, तो आप बोरोवर की तो परवाह नहीं करते। जो कितने सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, उसी पर डिपेंड करते हैं ना। आपने 2-4-10 लाख रुपए बैंक में डाला, आपका इंटरेस्ट आया। ये सारी चीजें आप पिछले इनकम टैक्स जो एग्जम्पशन बढ़ाई 12 लाख का, वो है बहुत अच्छी चीज थी, उसका आपको फायदा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। बास्केट बढ़ाने में बहुत अच्छी चीज थी। तो यही इस दिशा में काम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब मार्क माय वर्ड्स, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम चाहते हैं कुछ भी कीजिए, व्हाटएवर इट टेक्स, आप इस देश में नौकरियां बढ़ाइए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। और वेज स्ट्रक्चर जो है, नौकरी, रोजगार बहुत जरूरी है। ईशान, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखें कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आप चावला सर की बात सुन पा रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम बातों से? बिल्कुल अनूप जी, चावला सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जीएसटी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार कहती है कि जीएसटी नंबर अगर आपको लेना है, जीएसटी फाइलिंग आपको करनी है, तो 10 तरह के पेपर चाहिए, ये सॉर्ट होना चाहिए। और मैं तो उसमें एक कड़ी और जोड़ देता हूं, अगर आपको जीएसटी सरेंडर करना है, क्योंकि मैं एक प्रोसेस में था इस तरीके के, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। अगर आप जीएसटी लेना तो छोड़िए, जीएसटी छोड़ना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। जीएसटी जो कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं है लॉ के, जो लॉ है, जीएसटी लॉ है। तो इसमें भी जो उनके अधिकारी हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण ये है कि उनकी भी ट्रेनिंग अच्छे ढंग से हो, कि उन पे भी बोझ कम पड़े और व्यापारी पे भी बोझ कम पड़े। मैं एक बात बोलता हूं, अभी चावला सर ने एक बात बोली कि 52-53 लाख करोड़ का बजट है। ये एक हेडलाइन है, ये बहुत बड़ी हेडलाइन है। मैंने यही बात से शुरुआत की थी। मैं सराहना करता हूं इस सरकार की, ये हेडलाइन मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करती है। उसमें से खर्चा कितना होता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जगह भाषण में, 20 जगह भाषण में बोला होगा, 9%।
सैनिटेशन 2%, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 24%, लेबर 24%, डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शर्मा जाएगी आपको अनूप जी, 0.55% हमारा जीडीपी का है। और जब हम छोड़ के गए थे कांग्रेस के समय पे तो लगभग 1% हुआ करता था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बहुत संभावना है देश में, 20%। मिनिस्ट्री ऑफ सॉइल डेवलपमेंट, आज आप देखिए जिस तरह से इस समय बारिश हुई है और नहीं शायद आपका सवाल मैं समझ रहा हूं, शायद शुभेंदु जी भी समझेंगे कि भाई इतने परसेंट हो रहे तो बाकी का कहां है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सबसे पहले मनोज जी आपके पास आऊंगा, 30 सेकंड में बताइए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कल क्या होगा बजट में। देखिए कल मैंने सबसे पहले टैगलाइन बोली थी, बहुत कम लोग जुड़े थे बीजेपी के प्रवक्ता को छोड़ के, कि कल खास लोगों के लिए खास बजट होगा और आम लोगों के लिए आम बजट होगा। चलिए मैं वापस आऊंगा, ईशान जी आपके पास 30 सेकंड, क्या होगा कल बजट में, किसके लिए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं, 30 सेकंड में जवाब दे अपना। एक लाइन पूरी करूंगा। देखिए जिस सरकार देश को आदत में तो है नहीं इकोनॉमी को हमारी। सेंट्रलाइज किया जाएगा, जिस देश में इकोनॉमी के अर्थ को सेंट्रलाइज किया जाएगा, उस देश में कोई भी बजट आप लेके चले आइए, जनता का हित नहीं होने वाला जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे। चलिए मनोज जी आऊंगा, ईशान जी 30 सेकंड में बताइए क्या होगा कल। अनुज जी देखिए, सरकार को ज्यादा तो राय लेने की आदत है नहीं, क्योंकि ये चर्चा और विमर्श में विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे को युवाओं का जो सेंट्रिक बजट अगर दिखेगा कि भाई इससे नौकरी उत्पन्न हो रही है, या फिर इस बजट से ये होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिफेंस में, एजुकेशन में, R&D में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर अच्छा हम करने जाएंगे तो मैं ये मानता हूं कि देश को 10 साल बाद फायदा होगा। लेकिन मुझे ये कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं कि ये सरकार इस तरीके का बजट लेकर आएगी। जैसा कि मनोज जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये खास लोगों के लिए खास बजट होगा और आम लोगों के लिए बहुत ही आम बजट होने वाला है। ईशान जी मैं पीयूष के पास चलता हूं। पीयूष, लखनऊ यूपी को क्या मिलेगा कल बजट में, उम्मीद तो बहुत की होगी। जी बिल्कुल, यूपी को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद लगाई जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हो रहा है, हम जब भी शहर जाते हैं हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और आज भी यहाँ पे हैं तो शहर को नई नई पहचान मिलती रहती है। यानी काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चीजें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी खुद इस बार विदेश जाने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लगातार चीजें हो रही हैं। तो यानी बजट में जिस तरीके से एलोकेशन हो सकता है, उत्तर प्रदेश को कई चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि देश का एक बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी का राज्य है। यूपी से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं यूपी को, युवा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं देवनाथ आपके पास आऊंगा। देवनाथ, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आखिर जिनके साथ आप हैं वो लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कल उनके लिए कुछ खास हो पाएगा या नहीं। देखिए 30 सेकंड में मुझे जवाब देना, तो मैं यही कहूंगा कि इस देश की जो सरकार है ना, पूरे देश की जनता उन पे यकीन करती है और बहुत अच्छी तरीके से यकीन कर रही है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जन जो भावनाएं हैं उनको दरकिनार नहीं कर पाएगी और एक अच्छा संतुलित बेहतरीन बजट देश के सामने आएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या कहेंगे? मैं देवनाथ आपके पास आऊंगा, और हमें यही लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका ने हमें आके दिखाई है, ये बजट आने वाले समय में व्यापार को इतना आगे लेके जाएगा तो हम दूसरे कंट्रियों को आके दिखाने लायक बिल्कुल रहेंगे। यही उम्मीद करनी चाहिए और बजट में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमारे साथ तो और भी मेहमान हैं, मैं कोशिश करता हूं उनसे भी बात कर। शुभेंदु जी, तमाम लोगों की उम्मीदें सुन ली आपने, आपको क्या लगता है, बिल्कुल 30 सेकंड में बता दीजिए क्या होगा बजट आपका कल। अनूप जी, भारत का जो कल का बजट है वो विकसित भारत 2047 को की ओर जिस तरीके से हम विकसित हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। चलिए मैं प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, बिल्कुल 30 सेकंड में आप मुझे बता दें प्रकाश जी कि कल क्या उम्मीद किया जाए, कैसे होगा। आपको 20 सेकंड में बताता हूं। मेरी उम्मीद प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से ये है कि कंजम्पशन को बूस्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कीजिए। दोनों को बूस्ट करने से आपकी नौकरियां, आम आदमी की जिंदगी में सुधार आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, क्योंकि बहुत सार्थक चर्चा हुई और बातचीत हुई और जानने की कोशिश की हमने कि आम आदमी क्या सोचता है या फिर पॉलिटिकल लोग क्या सोचते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन कल सबकी नजरें टिकी होंगी जब निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तब पता चलेगा कि आम आदमी की जेब में क्या गया, क्या बचा, क्या नहीं, कितना खर्चा हो रहा, कितना नुकसान, क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या सस्ता, क्या महंगा। देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस।